चलो हेडिंग लिखो बेटा। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट हमारे टॉपिक का नाम है। इसमें लिखिए सबसे पहले मीनिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट of almost equal importance are produced simultaneously using same raw material in same process. सेकंड पॉइंट में लिखिए, both products are of equal importance, hence no single product can be regarded as main product. Main product. For example, in oil refining industry, joint product are kerosene and petrol. फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे, in all practical question, joint cost is to be distributed among joint product using different methods. Different methods. आगे लिखिए बेटा, there are various methods to distribute joint cost among joint product. Answer from all method will not be same. Answer from all methods will not be same.
हो गया? चलो अब स्क्रीन पे देखो बेटा सब लोग। देखो, आज का टॉपिक है हम लोग का ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। ये क्या होता है पहले इसका मतलब समझिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना। ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट क्या होता है, देखो। जैसे सेम मटेरियल, सेम लेबर, सेम ओवरहेड से कोई एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाना चाहती है, लेकिन एक पॉइंट पे आके ये एक से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। क्या बोला मैंने? जब हम सेम मटेरियल, सेम लेबर, सेम ओवरहेड से, मेरे कहने का मतलब सेम खर्चों से, जब हम प्रोडक्ट एक बनाना चाहते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आके जो हम बनाना चाहते हैं वो तो बनता ही बनता है, इसके अलावा एक प्रोडक्ट हमें और मिल जाता है, तो अगर इन दोनों की बाजार में इक्वल इक्वल इंपॉर्टेंस है, इक्वल इंपॉर्टेंस है, तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरा बेटा, अगर इन दोनों की बाजार में अनइक्वल इंपॉर्टेंस है, अनइक्वल इंपॉर्टेंस, अनइक्वल का मतलब एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा कम इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में अनइक्वल इंपॉर्टेंस अगर है तो इन्हीं में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बोलेंगे मेन प्रोडक्ट, और जो कम इंपॉर्टेंट है उसको बोलेंगे बाई प्रोडक्ट। डिफरेंस समझ में है? फिर से एक बार मैंने कहा बेटा, जब सेम मटेरियल, सेम लेबर, सेम ओवरहेड से हम बनाना चाहते हैं एक प्रोडक्ट, लेकिन अपने आप दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है, अपने आप दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है। सेम मटेरियल, सेम लेबर, सेम ओवरहेड से बनाना चाहते हैं हम एक प्रोडक्ट, लेकिन अपने आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट आ जाते हैं। जैसे ए और एक्स और वाई, मुझे दो प्रोडक्ट मिल गए, तो मैंने कहा अगर इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी इक्वल इंपॉर्टेंस है मार्केट में, मार्केट में इंपॉर्टेंस का मतलब डिमांड, मार्केट में दोनों की डिमांड है, ठीक है, तो इनको बोलोगे जॉइंट प्रोडक्ट। और अगर एक की ज्यादा डिमांड है, इसकी डिमांड ज्यादा है, इसकी डिमांड ज्यादा है मार्केट में, दूसरे वाले की डिमांड कम है, इसकी डिमांड कम है, तो जिसकी डिमांड ज्यादा है इसको बोलेंगे मेन प्रोडक्ट, और जिसकी डिमांड कम है उसको बोलेंगे बाई प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे बाई प्रोडक्ट। बोलो यहां तक समझ में है? जैसे एग्जांपल बताओ बेटा, जब मिल्क को प्रोसेस किया जाता है घी बनाने के लिए, तो कर्ड उससे अपने आप आ जाती है ना, या कर्ड अपने आप निकल के आ जाती है। अब घी की भी मार्केट में डिमांड है और कर्ड की भी मार्केट में डिमांड है, तो दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? जॉइंट प्रोडक्ट। दोनों को बोलोगे जॉइंट प्रोडक्ट, समझ आ रहा है? दूसरा, हमने हमने सेम मटेरियल, सेम लेबर और सेम ओवरहेड से प्रोडक्शन किया। जैसे मान लो शुगर बनाई जाती है, शुगर किससे बनती है? शुगर केन से। शुगर केन से बनाते हैं तो शुगर तो बनती ही है बेटा, साथ साथ उसके साथ साथ मोलेसिस भी निकल के आ जाता है, उसकी भी मार्केट में डिमांड है, लेकिन उतनी डिमांड नहीं है। तो हम क्या कहते हैं? शुगर हो गया हम लोग का मेन प्रोडक्ट, मोलेसिस हो गया हम लोगों का बाई प्रोडक्ट। समझ में? तो इस चैप्टर की थीम क्या है? थीम ये है, जैसे मान लो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहां से लेके और यहां तक मान लो 1 लाख रुपए खर्च हुआ, यहां से यहां तक 1 लाख रुपए खर्च हुआ, तो ये 1 लाख में ये भी बना और ये भी बना ना, तो अब हमें ये निकालना होगा इस 1 लाख में इस पे कितना लगा और इस पे कितना लगा। क्यों निकालना होगा? जैसे मान लो पता चल जाए कि घी पे खर्च हुआ है 60,000, तो हम कहते हैं हमारी कॉस्ट आ रही है 60,000, हमें 40,000 का मुनाफा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, या 30,000 कर देता हूं, तो इसका मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस होगा मार्केट में कितना निकल के आ जाएगा? 90,000 निकल के आ जाएगा। अगर हमें अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है तो बिना कॉस्ट के सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं कर पाओगे ना बेटा। और कॉस्ट क्या है? कॉस्ट में दो तरह की, कॉस्ट में क्या है? कॉस्ट में ये जो पैसा खर्च हुआ है यही पैसा घी पे भी खर्च हुआ, यही पैसा कर्ड पे भी खर्च हुआ, तो आखिर कैसे पता चले घी पे कितना खर्च हुआ, कर्ड पे कितना खर्च हुआ? तो इस चैप्टर में यही करना है, ये जो कॉमन कॉस्ट है उसको डिवाइड करना है किस पे? दोनों अलग अलग प्रोडक्ट पे, चाहे वो जॉइंट हो चाहे वो बाई हो।
समझा? तो ये है कहानी। अब बताओ फिर से एक बार, क्या होता है जॉइंट प्रोडक्ट? जब हम सेम मटेरियल, सेम लेबर, सेम ओवरहेड, या और इजी करके बोलें तो सेम खर्चों से बनाना चाहते हैं एक प्रोडक्ट, लेकिन बनते हैं एक से ज्यादा। दो नहीं है, दो तो समझा रहा हूं। जैसे सुनो, क्रूड ऑयल को जब रिफाइन करते हैं, किसको? कच्चा तेल जो जमीन से निकाला जाता है, तो उसी से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, गैसोलीन, पैराफिन, न जाने क्या क्या बनता है, एलपीजी। समझ आए? बना रहे होते हैं एक चीज, बनता है इतना सारा, और सबकी मार्केट में डिमांड है, तो सब क्या हो गए? जॉइंट प्रोडक्ट। अगर एक की डिमांड ज्यादा हो, एक की डिमांड कम हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बाई प्रोडक्ट। जो जिसकी डिमांड ज्यादा है वो हो गया मेन प्रोडक्ट, और जिसकी डिमांड कम है वो क्या हो गया? बाई प्रोडक्ट। अब बेटा, जो खर्च, अच्छा देखो, इस पॉइंट पे जहां ये दोनों अलग हो जाते हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हो? ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है? अब ध्यान से सुनना, अब इतना समझ गए हो तो और भी दिखोगे। अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा यहीं पे और आगे बढ़ाऊं तो देखो, जैसे मान लो एक पॉइंट पे घी अलग हो गया, कर्ड अलग हो गई, तो अब बताओ, घी को पैक करने का खर्चा अलग होगा, कर्ड की पैकिंग अलग होगी, होगी ना? तो ये सेपरेट कॉस्ट हो गई। क्या हो गई? सेपरेट कॉस्ट। लेकिन ये 1 लाख तो कॉमन कॉस्ट थी। ठीक है? तो इस 1 लाख को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। घी पे कितना जाएगा, कर्ड पे कितना जाएगा? जब ये अलग अलग आ जाएगा तो उसी में पैकिंग कॉस्ट ऐड कर देंगे, तो इसकी टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। समझे? तो ये कॉस्ट तो अलग अलग है, लेकिन इससे पहले वाली जो कॉस्ट है उसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे अलग अलग किया जाए, वही हमारे पूरे चैप्टर की थीम है। समझ में आया? अच्छा, अब बताओ, हम लोग सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? क्या हम लोग मैथ्स और स्टैट्स पढ़ रहे हैं? नहीं। मैथ्स तो स्टैट्स में ही होता है कि एक सवाल को 5 तरीके से लगाओगे तो एक ही आंसर आएगा, फॉर्मूले भले 5 होंगे। अब यहाँ क्या है, हम लोग अभी मैं आपको इसमें पढ़ाने चल रहा हूँ जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट में क्या है, जैसे बेटा एक सवाल होगा, कोई एक क्वेश्चन होगा। अब इस 1 लाख को जैसे मान लो मुझे घी और कर्ड पे बांटना है, तो इसके 6 मेथड है। कितने मेथड है? 6, से 6 आंसर आएगा। 6 एक ही सवाल में अगर लगाओगे तो 6 आंसर मिलेंगे। अब वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे, कौन सी कंपनी के लिए क्या बेस्ट है, वो किससे आंसर निकालना चाहती है। समझा? हमें क्या होगा, हमारे एग्जाम में लिख के आएगा, तुम इससे सवाल लगाओ, हम लगा देंगे, हम 6 जानते रहेंगे। लेकिन ये मैथ्स नहीं है, कभी ऐसे मत सोचना कि आंसर मैच करेगा। अगर कर गया तो चांस की बात है, हमेशा नहीं मैच करेगा। समझ में? देखो क्या लिखा हमने, पढ़िए। हमने लिखा, when two or more product of almost equal importance are produced simultaneously using same material and same process, both product are of equal importance, hence no single product can be regarded as main product. For example, in oil refining industry, joint products are kerosene and petrol. ये joint product है, केरोसिन की भी मार्केट में डिमांड है और पेट्रोल की भी मार्केट में डिमांड है, तो इनको हम लोग बोलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट। आगे मैंने लिखवाया है कि जॉइंट प्रोडक्ट को की कॉस्ट को अलग करने के कई सारे मेथड्स हैं। सबसे जो आंसर आएगा, सभी सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, लेकिन एग्जाम में आपको लिख के आएगा किस मेथड से करना है। तो हम 6 वो सीखेंगे, जो आएगा उससे हम लगा देंगे। फिर जब इंडस्ट्री लेवल पे जाएंगे, इंडस्ट्री वाले जो मेथड हमसे बताएंगे, हम उस मेथड से काम कर लेंगे। समझ आया ना? तो ये है इसकी थीम। अब आइए एक एक करके मेथड पढ़ना शुरू करते हैं। लिखिए जरा, कंसेप्ट 2, वेरियस मेथड्स, वेरियस मेथड्स फॉर apportionment of cost to joint products. Joint product। लिखो पहला मेथड,
फिजिकल यूनिट मेथड। पहले मेथड का नाम है फिजिकल यूनिट मेथड। लिखिए इसमें क्या है मेथड और फिर इस पे करते हैं क्वेश्चन। लिखिए द जॉइंट कॉस्ट is to be distributed among joint product on the basis of quantity of various joint product joint cost is distributed in the ratio of quantity produced। इन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। इसको समझने के लिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, वहां से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फिजिकल यूनिट मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। प्रोडक्ट यूनिट्स रेशियो ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड जॉइंट कॉस्ट। ऐसे एक स्टेटमेंट बना लो, बस क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, इसी में लिखते चले जाएंगे। बहुत इजी चैप्टर है, फटाफट आंसर आएगा। हो गया बेटा? चलो स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन 10 देखिए सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा, पढ़ो। लिखा है टू प्रोडक्ट ए एंड बी आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग सेम प्रोसेस एंड टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग बोथ प्रोडक्ट इज 6 लाख। कह रहे हैं बेटा दोनों प्रोडक्ट को बनाने में जॉइंट कॉस्ट कितनी लगी है? 6 लाख की लगी है। अच्छा, अब आगे तो दो प्रोडक्ट बना रहे हैं ए और बी, तो मैं यहां लिख सकता हूं एक प्रोडक्ट का नाम है ए, दूसरे प्रोडक्ट का नाम है बी। एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। अब यहां पढ़ो क्या लिखा है। यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, 10,000 यूनिट ए की बनी, 20,000 यूनिट बी की बनी, तो अब यहां लिखेंगे 10,000 और यहां लिख दिया 20,000। अब इसका रेशियो निकाल दो, तो रेशियो कितना आएगा? 1:2। लेकिन ऐसे करना होगा बेटा एग्जाम में,
अब ऐसे लिखेंगे, जैसे जो टोटल यूनिट बनी है इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा? 30,000। तो अब 30,000 का 10,000 कितने प्रतिशत है ये निकालोगे, और फिर 20,000 30,000 का कितने प्रतिशत है ये निकालोगे। तो ये आ जाएगा 33.3333%, और ये आ गया 66.6666%। इसका टोटल करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 100%। 100%। अब ये जो ज्वाइंट कॉस्ट लगी है 6 लाख की, उसको इसी रेशियो में बांट दो। तो ये हो गया 6 लाख का 33.3333%। तो ये हो गया 2 लाख, और 6 लाख का 66.6666%। तो ये हो गया 4 लाख। यही है फिजिकल यूनिट मेथड। फिजिकल यूनिट मेथड समझ में? पहले ये देखना है कितनी यूनिट बनाई गई और उसका रेशियो निकाल लो, उसी रेशियो में जो ज्वाइंट कॉस्ट है उसको बांट दो। तो ये निकल के आ गया फिजिकल वैल्यू मेथड। और हमें कैसे पता चला इस मेथड से काम करना है? क्वेश्चन में खुद ही लिखा हुआ है, अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। यहाँ देखो लिखा है ना आखिरी में, ए एंड बी आर प्रोडक्ट यूजिंग सेम प्रोसेस, और हमें दोनों की यूनिट्स दी है, और यहाँ लिखा है कैलकुलेट जॉइंट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग फिजिकल यूनिट मेथड। जब भी क्वेश्चन करोगे तो आपको मेथड खुद ही बताएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था बेटा पहला मेथड। अब आ जाओ दूसरे मेथड पे। लिखिए मेथड नंबर 2। इसका नाम है सेल वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट मेथड। सेल वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट मेथड। लिखिए इसमें, इन दिस मेथड joint cost is distributed in the ratio of sale value at split off point। या स्प्लिट ऑफ पॉइंट को भी बोलते हैं सेपरेशन पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट या इसी को बोलेंगे सेपरेशन पॉइंट। हो गया? अब बेटा वही सवाल जो अभी अभी किया, क्वेश्चन 10। इधर देख लो एक मिनट। देखो क्या करते हैं, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन 10 यूज किया उसमें नोटिस करना, इस जानकारी का यूज ही नहीं हुआ, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। हमें इससे मतलब था और 6 लाख से मतलब था, है ना? अब अगर मैं ऐसे करूं, देखो 10,000 यूनिट बनाई गई और 10 रुपए में बिकेगी, तो इसकी सेल वैल्यू कितनी आई? 1 लाख आई ना? भाई एक यूनिट कितने में, क्या लिख रहा है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। एक यूनिट कितने में बिक रही है? 10 रुपए में। कितने यूनिट बनाए हो? 10,000। तो कितने में बिकेगी? 1 लाख में। और ये कितने में बिकेगी? 4 लाख में। अब इनका रेशियो बना लें 1:4 का, और 6 लाख को किस में बांटते हैं? 1:4 में। तो यही मेथड क्या हो गया? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। समझ आए?
स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे अगर हम बेचें तो कितने का बिकेगा उसमें बांट दें, तो यही हो गया सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। तो इसी सवाल को दोबारा से लगाते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 10 दोबारा से। आंसर मैच करेगा कि नहीं मैच करेगा? नहीं करेगा। तो अब करेंगे सेल वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट मेथड। पहले लिखा प्रोडक्ट सेल वैल्यू सेल वैल्यू रेशियो जॉइंट कॉस्ट। प्रोडक्ट है अपने पास दो, एक है ए दूसरा है बी। सेल वैल्यू अगर निकालें तो 10,000 यूनिट बेचा है, 10 रुपए का एक, तो यह आ गया 1 लाख। इसकी 20,000 यूनिट बेची है एट द रेट ₹20 पर यूनिट, तो यह आ गया 4 लाख। चार और एक टोटल सेल जो आई वो आई 5 लाख की। अब इसका निकाल लो रेशियो, तो यह आ गया 1 लाख 5 लाख का कितने प्रतिशत है, तो ये आ गया मेरे पास 20%। और फिर देखेंगे 4 लाख 5 लाख का कितने परसेंट है, तो ये आ गया बेटा 80%। इसका टोटल आ गया अपने पास 100%। अब ये जो 6 लाख है, 6 लाख, इसका जब 20% निकालेंगे तो आ जाएगा ए का कॉस्ट, 80% निकालेंगे तो आ जाएगी बी की कॉस्ट। तो 6 2 12, 1,20,000, और ये आ गया 4,80,000, और इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 6 लाख। सारा डेटा वही, हमने मेथड चेंज किया, आंसर बदल गया। अब कौन सा मेथड लगाना है ये इंडस्ट्री खुद से डिसाइड करेगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब आ जाओ मेथड 3 पे। और देखो अच्छा खासा डिफरेंस है, ये 2 लाख का था और ये यहाँ पे खाली 1,20 रह गया। ये वाला 4 लाख का था, ये सीधे बढ़ के 4,80 5 लाख के आसपास का आ गया। तो अच्छा खासा डिफरेंस आएगा। अब लिखिए आगे मेथड 3। इसका नाम है बेटा नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। चलो देखते हैं ये क्या चीज है। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इन दिस मेथड joint cost is distributed in the ratio of net realizable value.
of joint product at split off point सेकंड पॉइंट में लिखिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसको हम लोग बोलते हैं NRV is calculated as sale value after processing, after further processing ये निकल के आएगा जब यूनिट मैन्युफैक्चर्ड को मल्टीप्लाई करोगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, इसमें से माइनस कर देंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो ये आ जाएगा बेटा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। थर्ड पॉइंट में लिखिए दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन कंडीशन 1 sale value at split off point is not known. Condition 2 product can be sold only after further processing. It means product cannot be sold at split off point. पॉइंट 4 में लिखिए यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड ये निकलेगा यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक। क्या चीज बेटा? क्योंकि कॉस्ट 6 लाख है ना बेटा, 5 लाख का है। ये लिखा है ना कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इज 6 लाख।
तो जितनी कॉस्ट होगी वही तो बांटोगे, 5 लाख तो पूरे क्वेश्चन में ही कहीं नहीं है। अच्छा, अब बेटा ये देखो, कॉपी हो गया सबका? चलो अब देखो जरा ये मेथड क्या है। देखो अब ध्यान से सुनना बेटा। देखो ये मेथड है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। पूरा देखिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, तब समझ में आएगा। ध्यान से अब सुनेंगे बेटा। जैसे मान लो एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा था, सेम मटेरियल सेम लेबर सेम ओवरहेड से एक प्रोडक्ट बनाया गया। ये आ गया स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जब ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे आया तो यहां से हमें मान लो दो प्रोडक्ट मिल गए। दो प्रोडक्ट मिल गए, एक ए मिल गया और एक बी मिल गया। यहां तक समझे ना? ये कौन सा पॉइंट है? स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, खूब ध्यान से बेटा, फिर से एक बार। मान लो यहां से लेके यहां तक हमने मटेरियल लेबर और ओवरहेड पे 10 लाख रुपए का खर्चा कर दिया। तो इसी 10 लाख को तो हम लोग बोलते हैं ना जॉइंट कॉस्ट। ये दोनों का खर्चा है, जॉइंट कॉस्ट। अब इस पॉइंट पे आके प्रोडक्ट ए अलग हो गया, प्रोडक्ट बी अलग हो गया, लेकिन है क्या? अगर हम ऐसे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी को बेचें, किस पॉइंट पे? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। किस पे? अगर यहां बेचें तो ये बिकेगा ही नहीं। अगर हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचें तो क्या होगा? बिकेगा ही नहीं। लेकिन अगर हम इस पे आगे थोड़ा सा खर्चा और कर दें, आगे थोड़ा सा खर्चा और कर दें, मान लो इस पे 1 लाख रुपए का खर्चा आगे कर दिया, इस पे 2 लाख रुपए का आगे खर्चा कर दिया। जब कर देंगे तो इसके बाद मान लो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेरा 8 लाख में बिक जाएगा टोटल, और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेरा 9 लाख में बिक जाएगा। तो ये सेल है, ये सेल है, ये सेल वैल्यू है। सेल वैल्यू, इसको बोलते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्या बोलोगे? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। और इसको क्या बोलेंगे? जॉइंट कॉस्ट। एक आखिरी बार और, क्या बोला मैंने? यहां से लेके यहां तक प्रोडक्ट को बनाया गया, बनाने पे क्या हुआ, यहां पे दो प्रोडक्ट अलग अलग तो हो गए, लेकिन यहां बेचने पे नहीं बिकेंगे। यहां बेचने पे, यहां बेचने पे नहीं बिकेंगे। जैसे बेटा कोई मेडिसिन बनाई जाती है, मेडिसिन, तो उसका जो सुनते होगे ना तुम लोग, जेनेरिक फॉर्मूला जो होता है, अगर वो हम परचेज करें तो बहुत सस्ती मिल जाती है। लेकिन क्या है, जब उससे प्रॉपर मेडिसिन बना के उसकी पैकिंग वैकिंग करेंगे कस्टमर, तब खरीदता है ना। आप कोई सामान खरीदते हो, उसकी पैकिंग भी जरा सा खराब होती है तो नहीं लेते हो, अनपैक्ड तो लोगे ही नहीं, सामान तो वही है। तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है क्या, कि हमने सेम मटेरियल सेम लेबर सेम ओवरहेड से यहाँ प्रोडक्ट बनाया, लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट ऐसा है कि बिना आगे इस पे पैसा खर्च किए ये बिकेगा ही नहीं। बिना आगे पैसा खर्च किए ये बिकेगा ही नहीं। नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। तो ऐसे में लगता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड किस पे लगेगा बेटा? ऐसे प्रोडक्ट पे जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे अलग अलग तो हो जाते हैं, लेकिन वो अगर उसी उसी तरीके से हम उसको बेचना चाहें तो बिकेगा नहीं। थोड़े पैसे अगर और उस पर खर्च कर दें, उसकी पैकिंग बढ़िया कर दें, उसमें कोई फ्लेवर डाल दें, तो वो अच्छे दाम पे बिक जाएगा। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, अच्छे दाम पे बिक जाएगा। तो अब, तो अब बताओ फिर से, एनआरबी मेथड कहाँ लगता है, किस प्रोडक्ट के लिए बेस्ट है? जहां पे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कई प्रोडक्ट तो मिल जाएंगे, लेकिन उसको वैसे बेचने पे नहीं बिकेंगे जब तक उसमें थोड़ा पैसा और नहीं खर्च किया जाएगा। तो थोड़े पैसे और खर्च करके और प्रोसेस कर दिया तो वो आराम से बिक जाएगा। तो अब क्या होता है बेटा, ऐसे में हम, ऐसी परिस्थिति में हम लोग लगाते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। बोलो समझ में है? पढ़ो जरा क्या लिखा है। यहाँ लिखा, in this method joint cost is distributed in the ratio of net realizable value of joint product। छोड़ो अभी ये समझ में नहीं आएगा, यहाँ ये देखो। This method is used when sale value at split off point is not known। कह रहे बेटा, अगर split off point पे हम बेचें तो प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी कितने का बिकेगा हमें पता ही नहीं है। यहां कितने का बिकेगा हमें नहीं पता, क्योंकि बिकेगा ही नहीं वहां।
थोड़ा सा और प्रोसेस करके तब हमें बेचना होगा, ठीक है। दूसरा, प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड ओनली आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। जब फर्दर प्रोसेसिंग करोगे तब उसके खरीदार हैं, बिना फर्दर प्रोसेसिंग किए उसको कोई नहीं परचेज करेगा। इट इट मींस प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो ये दो कंडीशन है जहां ये मेथड लगेगा। कहां कहां बताओ, क्या दो कंडीशन है? प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे नहीं बिकेगा, फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद ही बिकेगा, और स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हमें सेलिंग प्राइस ही नहीं पता है, क्योंकि जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो कहां से सेलिंग प्राइस पता लगाएंगे? समझ आए? तो वहां ये लगेगा। अब लगता कैसे है? तो लगेगा ऐसे, लगेगा ऐसे। अब सब लोग ध्यान से देखोगे तो भी तुरंत याद हो जाएगा। ये देखो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। हम उल्टा चलेंगे, यहां से इधर, यहां से इधर चलेंगे। कैसे? सब बच्चे देखो, अगर हम 8 लाख में से, ये 8 लाख क्या है? सेलिंग प्राइस। ये 8 लाख है। अगर इस 8 लाख में से बेटा हम ये 1 लाख घटा दें, 8 लाख में से क्या घटा दें, तो हम यहां पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे। 9 लाख में से ये 2 लाख घटा दें तो यहां पहुंच जाएंगे। तो यहां जब हम पहुंच जाएंगे तो उसी को हम बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या बोलेंगे? ये देखो वही किया गया। अब रिलेट करना देखो, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेल वैल्यू ये है, उसमें से माइनस कर दिया फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो ये देखो यही तो थी ना फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। जब इसमें से ये काट देंगे तो यहां पहुंच गए ना। अब बंटवारा कहां होगा? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। समझे? अब ये जो हमें मिला इसी को हम लोग बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब ये जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आई, इसका रेशियो निकाल लेंगे दोनों प्रोडक्ट का, उसी रेशियो में प्रोडक्ट को बांट देंगे। ये है अपना एनआरवी मेथड। बोलो समझ में? क्योंकि बेटा, क्योंकि सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे पता ही नहीं है, तो हम किसी तरीके से पता कर रहे हैं कि अगर स्प्लिट ऑफ पे बेचें तो कितने का बिकेगा। तो तो हम निकाल के फिर अपना काम करते हैं। बोलो समझ में आया सबको? और अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 11। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट showing apportionment of joint cost using net realizable value method. Using net realizable value method. चलो क्वेश्चन 11 देख लो एक बार, है क्या इसमें। अब ये देखो खुद ही लिखा है इसने, कैलकुलेट जॉइंट कॉस्ट यूजिंग नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू से हमें काम करना है, ठीक है। पढ़ लो एक बार क्या है। सपोज टू प्रोडक्ट ए एंड बी आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग सेम प्रोसेस, देयर जॉइंट कॉस्ट इज 6 लाख। जॉइंट कॉस्ट है 6 लाख की, बनाया है 10,000 यूनिट इसको, 20,000 यूनिट इसको, और ये देखो क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। क्या लिखा है? सेलिंग प्राइस। और जबकि 10वें सवाल में देखो यहां लिखा है सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो इसका मतलब अगर इसको बेचते स्प्लिट ऑफ पे तो वहीं बिक जाता। 10th क्वेश्चन में क्या था? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बिक जाता, तभी तो सेलिंग प्राइस है ना। लेकिन यहां क्या लिखा है? ये है सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये स्प्लिट ऑफ पे नहीं बिकेगा, थोड़ा सा और प्रोसेस करना होगा तब बिकेगा, ठीक है। अच्छा, और यहां देखो लिखा है एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद ये खर्चा हुआ, तो इसी को तो मैंने पढ़ा है, दिस इज योर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेल आ जाएगा। सेल में से इसको घटाएंगे, क्या मिल जाएगी? एनआरवी। उसी एनआरवी के रेशियो में 6 लाख को बांट देंगे। अब प्रेजेंटेशन कैसे होगी देखिए। चलो लिखो मेरे साथ साथ, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स
ए, बी और टोटल। पहले लिखेंगे सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। पहले हम निकालेंगे दोनों की सेल वैल्यू कि अगर बेचे तो कितने में बिकेगा। चलो सेल वैल्यू निकाल लो बेटा। सेल वैल्यू तो एकदम आसान है। देखो 10,000 यूनिट है इनकी और 70 रुपए में एक यूनिट बिक रही है, तो यहां लिखेंगे 10,000 यूनिट्स एट द रेट ₹70 पर यूनिट। तो ये आ गया 7 लाख। दूसरा वाला है 20,000 यूनिट 65 के रेट पे, 20,000 यूनिट्स एट द रेट ₹65 पर यूनिट। तो ये आ गया बेटा 13 लाख। 13 और 7 टोटल आ गया 20 लाख। अब इसमें से माइनस कर देंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। 2 लाख की कॉस्ट दे रखी है प्रोडक्ट ए की और 3 लाख की दे रखी है प्रोडक्ट बी की। माइनस कर दोगे तो निकल के आ जाएगी नेट रिलाइजेबल वैल्यू 5 लाख और 13 में से 3 गया तो 10 लाख। टोटल आ गया 15 लाख। अब अगर रेशियो निकालें इसी के नीचे नेट रिलाइजेबल वैल्यू रेशियो, तो ये आ गया 33.3333%, 66.66%। और अगर ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दें, ज्वाइंट कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है 6 लाख की, 6 लाख का 33.33% हो गया 2 लाख और ये हो गया 4 लाख। इसको बोलते हैं हम लोग नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। हो गया बेटा। चलो अब अगले मेथड पे आ जाओ। मेथड नंबर 4। इसका नाम है एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड।
लिखिए क्या है ये, फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, अंडर दिस मेथड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट is calculated using following formula. Average cost per unit equals to total joint cost divided by total number of units of joint cost. सेकेंड पॉइंट में लिखिए, सेकेंड पॉइंट, शेयर ऑफ ईच प्रोडक्ट number of units of each product multiplied by average cost per unit. हो गया बेटा? अब देखो ये एकदम आसान है, नाम से ही पता चल रहा है, एवरेज निकाल लेंगे और उसी से काम करेंगे। तो इसको समझने के लिए जरा एक ये क्वेश्चन देखिएगा, देखो बेटा क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले ऐसे सुन लेना फिर आराम से निकाल लेंगे, कुछ है ही नहीं। ये बताओ क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ए बी एंड सी यूजिंग एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जॉइंट कॉस्ट है 60,000 की, प्रोडक्ट ए बनाया 500, 200, 300। इधर देखो मेरी तरफ, टोटल कितने बनाए, 1000 यूनिट, खर्चा कितना हुआ 60,000। तो हम ऐसे कहेंगे ना, 1000 यूनिट का खर्चा हुआ 60,000, तो एक यूनिट का 60,000 डिवाइडेड बाई 1000 कितना आया, 60 रुपए। तो इसी 60 रुपए को बोलते हैं एवरेज यूनिट कॉस्ट। क्या बोलोगे? तो एक यूनिट का है, तो इसकी 500 बनी तो 500 इंटू 60 इसका आ गया, इसकी 200 बनी 200 इंटू 60 इसका आ गया, इसकी 300 बनी 300 इंटू 60 इसका आ गया। समझ आए? एकदम आसान। और चलो सॉल्व करते हैं। पहले एवरेज निकाल लो, उसके बाद सबकी अलग अलग कॉस्ट निकाल लो। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, चलो सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग निकालेंगे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। अभी अभी फॉर्मूला लिखवाया है, टोटल जॉइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट
ज्वाइंट कॉस्ट दे रखी है 60,000 की, अभी अभी क्वेश्चन पढ़ाया है। टोटल यूनिट में 500 यूनिट बनाया है ए, 200 यूनिट बनाया है बी का, 300 यूनिट बनाया है सी का। तो ये आ गया 60,000 डिवाइडेड बाई 1,000 यूनिट्स। तो ये आ गया ₹60 पर यूनिट। ₹60 पर यूनिट। अब यहां लिख दो स्टेप 2 में शेयर इन joint cost of each product A, B and C, 500 units at ₹60, 200 units at ₹60, 300 units at ₹60 per unit. 30,000, 12,000, 18,000। हो गया? आ जाओ अगले मेथड पे बेटा, मेथड नंबर 5। इसका नाम है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। लिखिए इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में फर्स्ट पॉइंट, अंडर दिस मेथड joint cost are divided into variable cost and fixed cost। सेकंड पॉइंट में लिखिए वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन of joint cost is divided in joint product in the ratio of units manufactured in the ratio of units manufactured। पॉइंट थर्ड में लिखिए फिक्स्ड कॉस्ट पोर्शन
is divided among joint product in the ratio of contribution पॉइंट 4 में लिखेंगे contribution equals to sales minus variable cost. Contribution equals to sales minus variable cost. अब देखो बेटा ये क्या चीज है, अब खूब ध्यान से सुनिएगा। अब इस मेथड का नाम है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। देखो स्क्रीन पे, देखो हम लोग जानते हैं बेटा कॉस्ट में अगर प्रॉफिट ऐड कर दें, या ऐसे देखो सेल में से अगर हम लोग कॉस्ट माइनस कर दें तो क्या आ जाता है, प्रॉफिट। सेल में से अगर कॉस्ट माइनस कर दो, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर दो तो आ जाता है प्रॉफिट। अब अगर हम कॉस्ट को वेरिएबिलिटी के हिसाब से बांटें, किसके हिसाब से, तो क्या निकला, एक फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो जो निकल के आएगा इसको बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। क्या बोलोगे, कंट्रीब्यूशन। फिर यहां से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो निकल के आएगा प्रॉफिट। अब हम लोग का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड कहता है जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो उसमें दो तरह की कॉस्ट लगती है, एक लगती है वेरिएबल कॉस्ट और एक लगेगी फिक्स्ड कॉस्ट। तो कहेगा ये जो वेरिएबल कॉस्ट है इसको बांटो यूनिट प्रोड्यूस्ड के रेशियो में। किस रेशियो में बेटा, यूनिट प्रोड्यूस्ड रेशियो में, जो पहला मेथड पढ़ा था फिजिकल यूनिट मेथड, कुछ ऐसे ही तो था। और कह रहा है ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसको बांटो कंट्रीब्यूशन के रेशियो में। किस रेशियो में, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से ही तो फिक्स्ड कॉस्ट की पेमेंट होती है। समझ आए, फिर से बताओ क्या है मेथड। मेथड का नाम हुआ कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। क्या बोलता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में दो तरह की कॉस्ट लगती है, कौन कौन सी, फिक्स्ड और वेरिएबल। अब आप सब बच्चे जानते हो वेरिएबल कॉस्ट यूनिट बढ़ाओगे बढ़ जाएगी, यूनिट कम करोगे कम हो जाएगी, ये यूनिट के हिसाब से चलती है। तो इसको बांटना है जितनी यूनिट बनाई उस रेशियो में। समझ आए। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट ये तो निश्चित है, यूनिट बढ़ाने घटाने का इसमें फर्क पड़ता नहीं। तो कहता है इसको बांटने के लिए क्या निकाल लो, कंट्रीब्यूशन। कैसे आएगा, जैसे मान लो दो प्रोडक्ट हैं तो दोनों का सेल, दोनों का वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो दोनों का कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इसी कंट्रीब्यूशन का रेशियो निकाल लिया, ये जो रेशियो आया इसी रेशियो में क्या बांट देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। समझ आए। जॉइंट कॉस्ट के दो ही पार्ट होंगे, एक फिक्स होगा और एक वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल बन गया इस रेशियो में, फिक्स्ड बच जाएगा कंट्रीब्यूशन के रेशियो में, अल्टीमेटली तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, देखो यही लिखा हमने, पढ़िए। अंडर दिस मेथड जॉइंट कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। पहले जॉइंट कॉस्ट को तोड़ लेना है, किसमें, फिक्स्ड में, और फिर वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन ऑफ जॉइंट कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू जॉइंट प्रोडक्ट इन द रेशियो ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। जितनी यूनिट बनाए हो उस रेशियो में उसको बांट दो। एंड फिक्स्ड कॉस्ट पोर्शन इज डिवाइडेड इन जॉइंट प्रोडक्ट इन द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन होता क्या है, सेल वैल्यू में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दो, आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। समझ में। चलो अब इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8।
चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा क्या लिखा है। चलो देखिए लिखा है, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ए एंड बी यूजिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेल दिया है और जॉइंट कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट जानते ही हैं सब लोग, ठीक है। और यहाँ लिखा भी है किस मेथड से करना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड से करना है। आइए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट showing distribution of variable joint cost, एक तरफ लिखेंगे प्रोडक्ट, एक तरफ लिखेंगे यूनिट प्रोड्यूस्ड, एक तरफ लिखेंगे रेशियो ऑफ क्वांटिटी, और एक तरफ जॉइंट वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्ट यूनिट प्रोड्यूस्ड रेशियो ऑफ क्वांटिटी जॉइंट वेरिएबल कॉस्ट। आइए बांटते हैं। क्वेश्चन में लिखा है दो प्रोडक्ट बनाए हैं ए और बी, तो मैंने यहां लिखा दो प्रोडक्ट बनाए हैं ए और बी। आइए देखते हैं कितने यूनिट बना है। तो ये लिखा बेटा 100 किलो बनाया है ए और 120 किलो बनाया है बी, तो 100 किलोग्राम 120 किलोग्राम, तो इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन हुआ है 220 किलो। अगर इसका रेशियो निकालें तो 100 220 का कितने परसेंट है, देखो जरा। 100 220 का कितने परसेंट है, कितना बेटा? 45.45%। तो ये वाला हो जाएगा 54.55 आउट ऑफ 100%। अब जो इनकी वेरिएबल कॉस्ट है उसको इसी रेशियो में बांट देंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ दे रखी है 4400 की वेरिएबल कॉस्ट है, तो यहाँ लिख दो 4400। इसका निकाल लो 45.45%। 4400 इंटू 45.45%, 4400 इंटू 54.55%। पहला कितना 2000, दूसरा 2400। तो यहां पे वेरिएबल कॉस्ट को हमने बांट दिया यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के रेशियो में। चलो अब बांट देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को। तो लिखिए स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट ये बने बांटेंगे कंट्रीब्यूशन के रेशियो में। तो लिख दिया प्रोडक्ट सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन रेशियो
joint fixed cost, पहले निकालेंगे सेल, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, फिर निकालेंगे कंट्रीब्यूशन का रेशियो, उसी रेशियो में बांट देंगे फिक्स्ड कॉस्ट को। और अगर मैं बोलूं सेल है ए, वेरिएबल कॉस्ट है बी, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा ए माइनस बी। प्रोडक्ट हमारे पास एक ए है, दूसरा बी है। आइए देखते हैं। सेल वैल्यू 100 किलो बनाया है और बेचा है 60 रुपए के हिसाब से, तो 100 kg एट द रेट ₹60, तो ये आ गया 6,000। प्रोडक्ट बी को 120 किलो 30 रुपए के रेट पे, 120 किलोग्राम एट द रेट ₹30, 3600। वेरिएबल कॉस्ट हम बांट चुके हैं, ऊपर निकाल चुके हैं, 2000 और 2400। 6000 में से 2000 माइनस किया, 4000। 36 में से 24 माइनस कर दिया, 1200। अब इसका निकालने रेशियो। चार हजार 5200 का 76.92%, 23.08%। तो अब ये फिक्स्ड कॉस्ट देखो कितनी दे रखी है, 3900। 3900 इंटू 76.92%, 3900 इंटू 23.08%, 3900। इस तरीके से हम लोग कॉस्ट को बांटेंगे इस मेथड से। हो गया बेटा? चलो अगला। अगला है कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन एनआरवी मेथड। लिखिए मेथड नंबर 6। कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड। लिखिए अंडर दिस मेथड joint cost is
calculated as balancing figure. Under this method, joint cost is calculated as balancing figure. As follows. प्रोडक्ट ए और ये बी है, तो पहले यहां लिखेंगे सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। यहां से माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, यहां से माइनस कर देंगे ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन आएगा जब हम लोग सेल को मल्टीप्लाई करेंगे जीपी रेशियो से। अब जो बैलेंस बचेगा यही है जॉइंट कॉस्ट। और जीपी रेशियो इसमें कैसे निकालते हैं, नीचे लिखिएगा वेयर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या ग्रॉस मार्जिन रेशियो इज कैलकुलेटेड एज टोटल ग्रॉस प्रॉफिट of all product divided by total sale value of all product multiplied by 100। हो गया बेटा? चलो अभी देखो ये मेथड क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये मेथड क्या है, स्क्रीन पे देखिए सब लोग। इस मेथड का नाम है कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। ये है, जरा इधर देखिए, अपने आप समझ में आएगा। चलो अब ये वाला डायग्राम देखो, सारी बात यहां से समझ में आ जाएगी। ये बताओ बेटा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। देखो सबसे पहले क्या खर्च होती है जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या खर्च होती है, जॉइंट कॉस्ट। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या खर्च होता है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। जब ये दोनों खर्च हो जाती है तो स्टेप 3 में
हम लोग लेते हैं अपना प्रॉफिट जो हमें चाहिए होता है, और इन सबको जोड़ने के बाद तब स्टेप 4 में सेल वैल्यू निकल के आती है। पहले क्या खर्च होगी? ज्वाइंट कॉस्ट, फिर प्रॉफिट लोगे तब क्या बनेगा? तो क्या मैं एक इक्वेशन बना लूं? इक्वेशन हो गई, अगर हम ज्वाइंट कॉस्ट में ऐड कर दें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसमें ऐड करें ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्या मिल जाएगा? सेल मिल जाएगी। तो अगर ये निकालना हो तो क्या करोगे? ज्वाइंट कॉस्ट निकालनी है तो सेल में से माइनस करोगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसमें से क्या माइनस करोगे? यही करोगे। अब ये देखो, ये लिखा है, ये देखो, सेल में से माइनस किया फर्दर कॉस्ट, उसमें से माइनस कर दिया ग्रॉस मार्जिन, तो जो निकल के आएगा वो क्या होगा? ज्वाइंट कॉस्ट। और बचपन से जो रेशियो पढ़ते आ रहे हो वही है। बताओ, जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। तो यहां भी वही है बेटा, जीपी रेशियो वैसे निकलेगा। ये देखो, ये लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट और ये लिखा है सेल और ये लिखा है 100। अब वहां फाइनल अकाउंट में एक ही चीज होती थी, यहाँ कई प्रोडक्ट हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट सबका लेना होगा, सेल वैल्यू सबकी लेनी होगी, तब निकल के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। समझे? ऐसे करेंगे तो अपने आप इससे क्वेश्चन लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन एनआरवी रेशियो। बोलो, सबको क्लियर हुआ ये? आ जाइए क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। ABC Limited operate a simple chemical process to convert single material into three separate item X, Y and Z. ABC Limited एक ही केमिकल से तीन प्रोडक्ट बनाती है, X, Y और Z. All three products are separated simultaneously at single split off point. Product X and Y are ready for sale immediately upon split off without further processing or any other additional cost, but product Z can be sold after further processing. अच्छा बेटा, ये सब जानकारी हमारे काम की नहीं है, ये सब इसके लिए है और ये आज करवा नहीं पाएंगे, आज खाली यही हो पाएगा। अब यहाँ पढ़ो क्या लिखा है। प्रोडक्ट एक्स की 366 यूनिट बेची है 1500 में, सेल निकल जाएगी। फिर ये देखो, कहीं पे फर्दर कॉस्ट भी बताई होगी, ये हो गया ज्वाइंट कॉस्ट। यही ये देखो, एडिशनल कॉस्ट ये है जेड पे लगी है, जेड पे लगी है। असल में ऊपर लिखा था ना, तुम लोगों ने ध्यान दिया हो तो, एक्स वाई स्प्लिट ऑफ पे बिक जाता है। किस पे, किस पे और काम करना पड़ता है? तो भाई जिसकी जिसकी सेपरेट कॉस्ट होगी उसी की तो घटेगी, जिसकी नहीं है तो उसका जीरो है। फॉर्मूला वही है ना अपना जो हम लोगों ने पढ़ा है। इधर देखो, जो अभी मैंने यहाँ फॉर्मूला आपको प्रूव करके बताया था। अब ये बताओ, जिसकी ये कॉस्ट जीरो है तो उसका सेल में से सीधा जीपी घटेगा ना, जिसकी है उसकी घटेगी। तो कह रहा है अब यहाँ पे कॉस्ट को बांट दो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, लिखिए। सबसे पहले निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, या लिखो स्टेटमेंट शोइंग ज्वाइंट कॉस्ट। स्टेटमेंट शोइंग ज्वाइंट कॉस्ट। एक तरफ लिखा पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड एंड टोटल। पहले लिखेंगे सेल वैल्यू, तो 366 यूनिट बेची है 1500 के रेट पे, 366 यूनिट एट द रेट रुपीज 1500, 587 यूनिट एट द रेट
1125 761 unit at the rate rupees 75 750 per unit. Five lakh 49,000 660,375 570750. इसमें से माइनस कर देंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ए की है नहीं, एक्स की है नहीं, वाई की है नहीं, जेड की दी है अकेले 3,10,000। 3,10,000। और यहां से माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन ग्रॉस ये निकल के आ जाएगी हमारे पास जॉइंट कॉस्ट। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट तब तक नहीं आएगा जब तक जीपी रेशियो नहीं पता होगा। तो नीचे बनाएंगे वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो। तो पहले निकाल लो जीपी। अगर हम टोटल जीपी निकालना चाहते हैं तो टोटल सेल में से टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और टोटल जॉइंट कॉस्ट माइनस कर दो। टोटल सेल ऊपर निकाली है 1780125। टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट 3,10,000 की है। और ज्वाइंट कॉस्ट ये दे रखी है 6,25,000 की। तो 845,125 का आ गया जीपी। और अब अगर मैं निकालूं जीपी रेशियो तो ग्रॉस प्रॉफिट है 845,125। सेल निकाल ली है 17,80,125। तो ये आ गया 47.4756%। अब बेटा यहां जीपी रेशियो लिख दो। सेल को मल्टीप्लाई कर दो जीपी रेशियो से। सेल ऊपर लिखी है, जीपी रेशियो निकाल चुके हो। तो अब मैं फटाफट लिख दे रहा हूं, टाइम कम है। सेल ये रही, उसको मल्टीप्लाई करोगे, सेल का निकालोगे 47.4756%। 260,641 आ जाएगा। प्रोडक्ट एक्स का 313,517 आ जाएगा। वाई का 270,967 आ जाएगा। जेड का। और माइनस करने पे अब आ जाएगी ज्वाइंट कॉस्ट। ये आ जाएगी ज्वाइंट कॉस्ट। अब ये लिख लो, आज यहीं तक कर पाएंगे हम लोग। हाँ, अब ये देखो, अभी एक एक डाउट तुम लोग के दिमाग में आएगा, उसको हम पहले ही बता दें। इधर देखो जरा।
ये देखो कॉस्ट इसकी माइनस में आ रही है। कभी कॉस्ट माइनस में हो सकती है किसी चीज की? ये मेथड की वजह से आ रही है, क्योंकि 3 प्रोडक्ट हैं तो यहाँ पे क्या अजम्पशन है, तीनों पे मार्जिन 47% का है। जरूरी थोड़े ना कि आप 3 चीज बेचते हो तीनों पे एक बराबर प्रॉफिट होता हो। समझा ना? तो ये मेथड की वजह से आ रहा है। प्रैक्टिकली कॉस्ट कभी भी माइनस में नहीं होती, वो मेथड ऐसे है जिसकी वजह से